मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त हुई है उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया था, उस तक तो मार्शल लॉ नहीं लगा था, तो अब क्यों मार्शल लॉ लगे? कामरान खान साहब को ये लगता है कि बस अनकरीब जो है वो कहानी मुक जाएगी। मुझे शहबाज शरीफ शक्ल से ज़ाहिर लगता है, मेरे ख्याल में नए इंतखाबात करा दें आप कहना, और मैनू लेके आओ। मुझे पता है जब से एक आदमी की इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है, ये आदमी मुल्क के इदारों में नफरत पैदा कर रहा है। इसने आर्मी चीफ को खुश करने के लिए ऐसा किया। आर्मी चीफ को तो पता भी नहीं होगा इस सब का। मुझे उस बंदे का भी पता आप किसकी बात कर रहे हैं जो नई अपॉइंटमेंट हुई है, मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, अब मैं इस वक्त स्कर्दू से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। स्कर्दू मैं पहुँच चुका हूँ। बस एक दो दिन की बात और है, उसके बाद ये सिलसिला जो है वो स्टूडियो से इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शुरू करेंगे। छुट्टियों की वजह से जो है मुझे इधर से उधर जाना पड़ रहा है, लेकिन ख़बरों पर हमारी नज़र है। आई वांट टू थैंक माई टीम जो बड़ी मेहनत के साथ इस वक्त जब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, इसके बावजूद जो है वो अपना काम जारी रखे हुए है, भरपूर तरीके से अपना काम कर रही है। पिछले 12 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ज़रा सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त हुई है उसके ऊपर इस वक्त पार्टी के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है, और इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, और उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि वो पार्टी की क़यादत से काफ़ी नालां हैं, क्योंकि जो वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस किस्म की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आई है। वज़रा और अहदेदारों को जो है सख्त तंबीह की है कि जी आइंदा इंतखाबात के लिए जो है वो इस किस्म का रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये जो शिकस्त हुई है उसकी रीज़न्स जो है वो मालूम की जाएँ, और इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट जो है वो 2 दिन के अंदर पेश की जाए। अब मैं हैरान हूँ कि इसके लिए आपको रीज़न्स जानने की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर मेरा ही पिछला वीलॉग उठा के देख लीजिए तो आपके सामने सारी रीज़न्स हैं। महंगाई है, ज़ाहिर बात है, लोग महंगाई की वजह से तंग आए हुए हैं, परेशान हैं। आपकी पार्टी जो है आज भी 1990 की दहाई की जो है सियासत कर रही है। आज का जो यंगस्टर है वो आपसे कोसों दूर है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। हर जगह पे आपकी पार्टी के रहनुमाओं के रिश्तेदार जो हैं वो हर जगह बैठे हुए हैं, उनको आपने ये जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। मेरिट के ऊपर जो है वो आप काम कर नहीं रहे। पार्टी के अंदर जो है वो बहनों, भाइयों, भतीजों, भतीजियों, बच्चों, इन्हीं के ऊपर जो है वो पूरी पार्टी चल रही है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर पार्टी के साथ यही होगा जो कुछ आपके साथ इस वक्त हो रहा है। इसमें किसी से रिपोर्ट मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस सिलसिले में 2 दिन का इनको टाइम दिया गया है, और कमेटी को कहा गया है कि जनाब आप अपना जल्द अज जल्द जो है वो इसकी रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा एक और मामला जो है वो इमरान खान साहब के लिए एक और खुशखबरी भी आई है। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई है। इस केस में कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जो है वो सेशन कोर्ट में ज़मानत के लिए दायर की गई थी, और इमरान खान के वकला की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FIA को गिरफ़्तारी से रोका जाए। इमरान खान अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलके के एवज़ ये ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। इस दौरान इमरान खान साहब जब वहाँ पे पेश हुए तो सहाफ़ियों ने जब उनसे सवालात किए, तो एक सवाल जो उनसे किया गया कि जी लॉन्ग मार्च के दौरान अगर मार्शल लॉ लग गया तो उस पर आप क्या करेंगे? तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त तो मार्शल लॉ नहीं लगा था, तो अब क्यों मार्शल लॉ लगे? तो एक तो ये उन्होंने जवाब दिया। दूसरा एक और उनसे जो सवाल किया गया कि जी ये बताएं कि खान साहब असेंबलियों में वापस जाएंगे या नहीं, इसका इमरान खान साहब ने कोई जवाब देने से जो है वो गुरेज किया। तो ये अभी तक क्लियर कट जो है वो पोजीशन से, एक जगह कुछ इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं कि हाँ जी हम असेंबलियों में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, और एक जगह जो है इस बात का वाज़ेह जवाब देने से वो इनकार करते हैं। साथ ही एक दफ़ा जो इकॉनमी से रिलेटेड बीट रिपोर्टर्स हैं, जब उनसे उन्होंने गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि असेंबली में वापस जाने के बारे में सोचा भी जा सकता है। सो अभी भी ये 50-50 वाला मामला चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते क्या हैं। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि रावलपिंडी बेंच में एंटी करप्शन इंक्वायरी के ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह साहब की दरख्वास्त की समाअत हुई है। राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ़्तारी और FIA अखराज की दरख्वास्त की है। वकील एंटी करप्शन ने बताया कि FIR में इल्ज़ाम है कि राना सना और उनकी अहलिया ने ज़मीनें खरीदी, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का NOC जारी नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि NOC का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने कहा कि राना सनाउल्लाह ने प्लॉट रिश्वत लेकर ख़रीदे हैं। राना सनाउल्लाह ने रिश्वत किससे ली है, साबित करें। ये बताएं राना सनाउल्लाह ने किसको रिश्वत दी, जुर्म क्या बनता है। सिविल जज ने बगैर रिकॉर्ड देखे गैर कानूनी वारंट जारी किए। ये राना सनाउल्लाह से धोखा हुआ है, आपको ख़रीदार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, आपने बिला वजह राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी बना दिया। अदालत को गवाह बताएं जिसने कहा हो राना सनाउल्लाह ने रिश्वत दी है, ठीक जवाब ना दिया तो डायरेक्टर एंटी करप्शन को जेल भेज दूंगा।
हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एक तो ये मामला हुआ है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया है। ऐसा किया गया तो पूरी ताकत के साथ जो है उनका रास्ता रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें सब मालूम है आपने क्या करना है और हमें इसमें कोई शक नहीं कि हमने आपके साथ क्या करना है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन करवाया। कोई ये नहीं कह सकता कि कल के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी से काम लिया। इमरान खान ने 90,000 वोट लिए हैं तो मुखालिफत में पड़ने वाले 80,000 वोटों का भी एहतराम करें। अगर आप दूसरों के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी आपका एहतराम नहीं होगा। हम चाहते तो RTS बैठ सकता था और भी बहुत कुछ हो सकता था। माजी में ऐसा होता रहा है, मगर हम इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन की क़यादत वही करेंगे और वोटों में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है ये दूर हो जाएगा। दूर होता या नहीं होता, ज़ाहिर बात है, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर अब इतनी ताकत है भी कि वो कम बैक कर सके या नहीं। शेख रशीद साहब का एक मामला जनाब स्टार्ट हो गया लाल हवेली का, और उनको नोटिस जारी किए गए हैं और ये कहा गया कि जी आप ये लाल हवेली जो है वो खाली करें। शेख साहब ने इन नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया है। शेख साहब की जानिब से ये चैलेंज जो किया गया है ये एडिशनल सेशन जज खुर्शीद आलम भट्टी की अदालत में किया गया है। उन्होंने डायरेक्टर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए मंगल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाल हवेली है इसका मामला कई सालों से चल रहा है और इस पर यह क्लेम किया जाता है, ज़ाहिर बात है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब तो ये बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया था मामला, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है बार बार इस इशू को ज़रूर छेड़ा जाता है और एतराज़ उसके ऊपर यह है कि जी शेख रशीद साहब जो है वो नाजायज़ काबिज़ हैं इस लाल हवेली के ऊपर, जिसकी वजह से ये कानूनी मामला जो है वो चल रहे हैं। लेकिन इसकी जो रफ्तार है, फ़ाइल वो जिसे कहते हैं ना फ़ाइलों के थल्ले पल्ले पहिए लग गए, तो इस लाल हवेली की फ़ाइल के नीचे पहिए सिर्फ तब लगते हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। बहरहाल इस मुकदमे की अब तारीख जो है वो 24 अक्टूबर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। शेख साहब की एक और ट्वीट भी बल्कि आज सामने आई है। शेख रशीद साहब ने जनाब FBI ने शेख रशीद साहब को तलब कर लिया है। FBI का जो नोटिस है वो शेख साहब ने एक्चुअली ट्वीट भी किया और उनसे कहा गया है जी जुलाई 2020 से जून 2021 के रिकॉर्ड के हमरा 21 अक्टूबर को बज़ात खुद या अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के ज़रिए जो है अपने आप को वहाँ पे पेश करें और ज़रा ये सारा रिकॉर्ड लेकर जो है वो आप तशरीफ़ लेकर आ जाएँ। तो एक तो ये मामला है। इसके अलावा FIA ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती को एक रोज़ का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुकामी अदालत में पेश किया। FIA की जानिब से आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा की गई। सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अभी तक आज़म सवाती ने ट्विटर अकाउंट सरेंडर नहीं किया है। तो एक जो है वो ये मामला था। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये भी है कि कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जनाब, और कामरान खान साहब की इस ट्वीट में बड़े एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को बड़े पॉपुलर वोट मिले और इसका मतलब है कि अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये दिनों की नहीं तो बस हफ्तों की मेहमान जो है वो रह गई है और अब जो है वो निगरान सेटअप की तरफ जो है वो गौर करना शुरू कर देना चाहिए और कामरान खान साहब को ये लगता है कि बस अनकरीब जो है वो कहानी मुक जाएगी। तो ये पहले भी कई दफ़ा कामरान खान साहब जो है वो इस किस्म की बातें कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा एक सिर्फ सवाल है कामरान खान साहब से कि जब नून लीग के दौर में जब इलेक्शन होते थे, ज़िमनी इंतखाबात होते थे, PTI के दौर में जब ज़िमनी इंतखाबात होते थे और नून लीग जीतती थी, तो तब आप उस वक्त इलेक्शन का मुतालबा करते थे क्या? मतलब डस्का के अंदर जो कुछ हुआ था उस वक्त आपने इलेक्शन का मुतालबा किया था या ये कहा था कि हाँ जी बस ठीक है इलेक्शन हो जाने चाहिए? चूँकि ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग जीत गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब इनकी हुकूमत बनी थी तो पहले ही जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, कई वो सीटें जो इमरान खान साहब एक्चुअली खुद जीते हुए थे वो हार गए थे। तो उस वक्त क्या करना चाहिए था? मतलब अगर आपको याद हो कि लाहौर के अंदर जो सीट थी डिफेंस की सीट, वहाँ से तो इमरान खान साहब जीते थे और उसके बाद उनकी जगह हुमायूं अख्तर खान खड़े हुए थे तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने उनको हरा दिया था। तो यही होना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में, अगर अपोजिशन पार्टी जो है वो ज़्यादा सीटें ले जाए, ज़्यादा वोट ले जाए तो फिर फ़ौरन जनरल इलेक्शन कॉल कर देने चाहिए। मतलब ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं लेकिन ख़बर नहीं है। कामरान खान साहब से बड़ी माज़रत के साथ इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा, ख्वाहिशात को ख़बर नहीं बनाना चाहिए। आप ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, आप ये कहते हैं, इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कामरान खान साहब का राइट है, वो कहते हैं जनाब मुझे शहबाज शरीफ शक्ल से ज़हर लगता है, मेरे ख्याल में नए इंतखाबात करा दें, आप कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि जनाब अब नए इलेक्शन हो जाने चाहिए, इस बात की कुछ समझ नहीं आती।
इसके अलावा इमरान खान साहब ने जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बनती भी थी, ज़ाहिर बात है, कल का जो रिज़ल्ट उनके हक़ में आया हुआ था उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती थी। एक तो उन्होंने अपने वोटरों को जो है खराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कल ज़मीनी इंतखाबात में कंबाइंड पार्टी के उम्मीदवारों को हराया है, कराची में इलेक्शन हारा हूँ, पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की। वो एक जड़ा कराची मतलब एक जहाँ पर आप जीत गए वो ठीक था, लेकिन जहाँ आप हार गए वो धांधली हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में धांधली करती है, सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के पे रोल पे है, वो जानेदार कैसे हो सकता है। उन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर जो है वो उंगली उठाई। उन्होंने कहा डस्का के इलेक्शन में री इलेक्शन हुआ था, कराची में भी री इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा चलें, एक मिनट के लिए अगर ये बात मान ली जाए खान साहब की, तो खान साहब सबसे पहली बात तो ये कि जब आप ये बात कहते हैं ना, तो इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाकई डस्का के अंदर आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपने भी धांधली की थी। वैसे तो हुई थी, वो तो रिपोर्ट सबके सामने ही है, लेकिन कम से कम अगर आप उसका रेफरेंस देते हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों ने भी डस्का के अंदर धांधली की थी, जो कि बेनकाब हो गई थी। खैर, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, वोटर्स को पता था हमने असेंबली में नहीं बैठना था, हंगू में हमारा उम्मीदवार कह कर इलेक्शन लड़ा कि हमने असेंबली में नहीं बैठना, फिर भी लोगों ने वोट दिया। कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है, पहले परवेज़ मुशर्रफ ने इनको NRO देकर नुकसान पहुँचाया, अब मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर इनको लाकर NRO दिया गया। मैं सब इदारों को कहना चाहता हूँ कि जितनी देर हुक्मरान रहेंगे मुल्क नीचे जाएगा। अच्छा, मेरे समझ नहीं आई, मतलब क्या मतलब इदारों को कह रहे हैं? वही मतलब फ़ौज से कह रहे हैं आप कि जी ये जितनी देर इनकी हुकूमत रहेगी तो मुल्क नीचे जाएगा, तो इनकी हुकूमत ख़त्म कराएं और मेनू ले के आओ। मतलब वो बात वही है ना। तो ये जब आप इस किस्म की बातें करते हैं ना, मैं इसीलिए आपके वोटरों को कहता हूँ यार, इनको ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मत समझा करें। ये अभी भी उन्हीं के तरले कर रहे हैं। ये जिस तरह 3.5 साल तरले करते रहे हैं ना, और उनके साथ चलते रहे, और बाद में जाके कहते हैं जी मेरे पास तो ताकत ही कोई नहीं थी, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे हुकूमत मेरी थी, ताकत किसी और के पास थी। ये कल को भी यही फॉर्मूला चाहते हैं। ये जेहन में रखिएगा कि कल को अगर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बन भी गए ना, कोई ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं ताकत अपने पास ही रखें, बस मुझे हुकूमत दे दें, मैं हेलीकॉप्टर वगैरह की सैर शहर वगैरह कर लूँ और इस किस्म के मामला निभा लूँ, मुझे ताकत वुकत अभी भी नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जब अमेरिका गया डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा इज्जत दी। जनरल बाजवा भी गए थे, उनसे पूछ लें आज तक किसी को इतनी इज्जत मिली है? ट्रंप ने अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान पर बात की तो मैंने जवाब दिया, अमेरिका उनकी इज़्ज़त करता है जो ख़ुद अपनी इज़्ज़त करता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन जगह है, ये पुराना प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमरीकी सदर का बयान हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी की शिकस्त है। अगर खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ गए तो हमें निकालने के लिए कीमत मांगेंगे। आज़म सवाती शहबाज गिल पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया, उनको नंगा किया गया। इससे पहले सहाफ़ी जमील फ़ारूकी के साथ ऐसे किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के छोटे से कमरे में बंद किया गया। एक पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आई कि हम अपने लोगों को ऐसे जलील करेंगे। आज़म सवाती ने जज्बात में आकर ट्वीट कर दी, तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से भी उन्होंने यही बात कही थी। पहले तो 2-3 दिन आवाज़ ही नहीं निकली थी, बाद में उन्होंने कहा था कि जी कानून बने हुए तो उसके मुताबिक कार्रवाई करें। आज़म सवाती साहब के बारे में भी ये कहे, उन्होंने यही बात की है। उन्होंने कहा जी आज़म सवाती के 3 बजे सुबह घर गए, FIA के लोग आज़म सवाती के घर आए और ख़ानदान के सामने मारा। अगर ऐसा हुआ है तो ये काबिल मज़म्मत है। ये मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है। अगर आज़म सवाती साहब के साथ ये सारा सलूक हुआ है तो ये कतई तौर पे काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी 75 साल के बुज़ुर्ग को बच्चों और मुलाजमीन के सामने मारा गया, पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहाँ उसे एजेंसीज़ के हाथ में पकड़ा दिया। ये कौन सा आइन, कौन सा कानून इजाज़त देता है? खान साहब, वैसे इस किस्म के वाक़यात आपके अपने दौर में भी होते थे, और तब हम आपसे भी यही सवाल करते थे कि खान साहब ये कौन से आइन और कौन से कानून में होता है? मतीउल्लाह जान को जब उठा के लेके गए तो कौन लेकर गया था? बताइए, नाम लीजिए आज उनका। आप तो हुकूमत में थे ना, आपको तो पता होगा कौन लेकर गया था। क्या वो आइन और कानून में होता था? क्या ऐसा करना जायज़ था? असद अली तूर को उसके घर में जब जाके मारा था, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक था? ऐसा करना जायज़ था? उन्होंने कहा 75 साल शहरी जो मुल्क का सेंटर है उस पर ऐसा तशद्दुद किया गया। बाहर के अखबारात में इस मामले पर खबरें लिखी गई और लिखा गया कि आर्मी चीफ पर तनकीद करने पर सेंटर उस पर तशद्दुद किया गया। जमहूरियत में आर्मी चीफ पर तनकीद करना इतना बड़ा जुर्म है? क्या आइन हमें इंसाफ और इज़्ज़त नहीं देता? खान साहब, जब इसी किस्म की तनकीद, बिल्कुल इस किस्म की तनकीद मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुआ करती थी ना, मुझे आज भी याद है, ये रिकॉर्ड पे जाके उठा के देख लीजिए, मैं कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा। जब इस किस्म की तनकीद वहाँ हुआ करती थी तो आप लोग पता क्या कहते थे? आप लोग कहते थे जनाब ये गद्दार हैं, ये भारत के एजेंट हैं। या आपके जितने लौंडे लपाड़े यूट्यूबर्स सारे बैठे हुए ना, जाके इनकी उठा के वीडियोस देख लीजिए। मैं आज आप लोगों को कहता हूँ, गुजरांवाला का जब जलसा हुआ था ना, और उस वक्त नवाज शरीफ ने नाम लिए थे, तो तब जाके इनके लौंडे लपाड़ों की सारी वीडियोस उठा के देखिए, तब इन लोगों को गद्दारी के साथ जोड़ दिया गया था।
या तो उस वक्त भी आप कहते ना जी ठीक है जमहूरियत है, अगर उन्होंने नाम लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता था। और तब आप लोग बताते थे कि नहीं जी आर्मी चीफ के ऊपर तो तनकीद हो नहीं सकती, जनरल फैज़ पे तनकीद हो नहीं सकती। आज आप हमें बता रहे हैं, हमें जमहूरियत के बारे में बता रहे हैं कि जनाब जमहूरियत कितनी अच्छी चीज़ है और इसके अंदर तो आर्मी चीफ पे तनकीद हो सकती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये रंग इस तरह बदलता है। और मुझे ये भी पता है कि कल को आप हुकूमत में आ गए ना, तो यही जो जमहूरियत के हवाले से आप सारी मिसालें दे रहे हैं ना, ये सारी मिसालें आपकी ख़त्म हो जानी है। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान की, उसकी फ़ौज की और उसके आर्मी चीफ की हुई। इसका मतलब है वो कानून से ऊपर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पेशल सेशन बुलाएंगे, हमारे सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटिशन दायर करेंगे, UN में और यूरोपीय यूनियन में भी आज़म सवाती के तशद्दुद का मामला भेज रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी किए गए, सेनेट चेयरमैन ने किसके कहने पर जारी नहीं किए? तो भाई आप बताइए ना, सादिक संजरानी को लाने वाला कौन है भाई? किसके वोटों से आया हुआ सादिक संजरानी? चेयरमैन सेनेट तो आप लेकर आए हुए हैं। उसके खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी तो आपने उससे संभाला था, भूल गए? जाके पूछे सादिक संजरानी क्यों नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते? आपका चेयरमैन सेनेट है मेरे भाई, क्या हो गया आपको, भूल क्यों जाते हैं बातें? उसके बाद आगे कहते हैं जी मुझे पता है जब से, हाँ ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने की। उन्होंने कहा मुझे पता है जब से एक आदमी की इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी मुल्क के इदारों में नफरत पैदा कर रहा है। इसने आर्मी चीफ को खुश करने के लिए ऐसा किया। आर्मी चीफ को तो पता भी नहीं होगा इस सब का। अच्छा, ये जो आप इसे बात कह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ को पता भी नहीं होगा, आर्मी चीफ को सब पता होता है। इतनी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उसके बारे में टॉप तक सबको पता होता है। तो ये बातें मत, या तो खुल के बोलें, ये मत कहा करें हाँ जी वो कसूरवार है लेकिन आर्मी चीफ को इसका नहीं पता होगा। और मुझे उस बंदे का भी पता आप किसकी बात कर रहे हैं जो नई अपॉइंटमेंट हुई है। मैं जानता हूँ आप किस विंग की बात कर रहे हैं, किस कमांडर की बात कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं तो लाइए सबके सामने, मीडिया के सामने रखें उसको, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके उस बात के साथ खड़ा हूँ जो आप कहते हैं ना जमहूरियत के अंदर जो है वो जो तनकीद की जा सकती है, कीजिए तनकीद, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबूतों के साथ। आज़म सवाती ने जो काम किया था वो बगैर सबूतों के किया है कि जनाब बस ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों को जनाब NRO मिल गया और जनरल बाजवा ने सब कुछ करवाया है। बगैर सबूतों के इस किस्म का इल्ज़ाम मत लगाइए, सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जी इससे इदारों की इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी। उन्होंने सिंध हाउस में मंडी लगाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साइफर का ऑडियो लीक्स में पता चल गया, मैं इनको फिर वक्त दे रहा हूँ, लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। तो आधा अक्टूबर तो गुजर गया, आधा रह गया, पता चल जाता है। ये बातें तो वैसे पिछले महीने से हम सुन रहे हैं। ये इलेक्शन करवाने का वक्त है, अगर ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते मैं मार्च करूँगा। इस मार्च में इतनी आवाम निकलेगी किसी ने नहीं देखी होगी। अगर एक दफ़ा आवाम सड़कों पर आ गई तो उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। जो भी कुछ कर सकता है इन सबको कहता हूँ कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं, इस वक्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे, बैक चैनल मुज़ाकरात में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये क्या बात हुई? आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? खुल के बताएं ना लोगों को, ये क्या बात हुई? हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेगा इलेक्शन नहीं होगा। सोशल मीडिया से सियासी शऊर आ गया। अगर एक दफ़ा हम अगर मार्च का ऐलान करेंगे तब कोई गारंटी नहीं दे सकता कहाँ क्या नतीजा होगा। मैं सबको कहूँगा वक्त ज़्यादा नहीं, हम अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, वैसे खान साहब एक मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जब मार्च का ऐलान करेंगे ना तो इसमें एक चीज़ की एडिशन कर दीजिएगा बराए मेहरबानी, अपने बच्चों को भी बुलाइएगा बाहर से। लंदन में जो आपके बेटे मौजूद हैं ना, प्लीज़ उनको भी बुलाइएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। आपके बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है वो आपके भी नज़रिए के साथ खड़े होंगे। अगर आप बाकियों के बच्चों को बाहर बुला रहे हैं ना इस काम के लिए, मतलब जो कुछ भी इस्लामाबाद में आपने करना है, वहाँ पे आंसू गैस भी फायर होगा, सब कुछ होगा, जो कुछ भी होना है, तो फिर आपके बच्चे भी उसमें शामिल होने चाहिए। ज़्यादातर हमारे सियासी रहनुमा जो हैं अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, अगले के बच्चों को जो है वो जलसे जुलूसों में और इन चीज़ों में ले आते हैं। तो बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम ज़रूर कीजिएगा। जब आप कौम के बच्चों को बाहर निकालें तो अपने बच्चों को प्लीज़ बाहर ज़रूर निकालिएगा। उसके बाद उन्होंने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कहा जी सिकंदर सुल्तान राजा से बददियानत इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं देखा। ये बात वो तब कर रहे हैं जब उससे एक दिन पहले एक वाज़े तौर पे जो है वो इलेक्शन जीत के हटे हैं, उसके अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि इसका क्या बेसिस बनता है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।